कभी आप लोगों ने ये सोचा कि सरकारी मशीनरी क्यों कहलाती है? गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी मशीनरी क्यों कहते हैं? मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर, आपको इस फ्री चैनल के माध्यम से जानकारियाँ देता हूँ। पेड क्लासेस के लिए 9540 497415 497415 9540 497415 व्हाट्सएप पर जानकारी कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं, केवल ऑफलाइन क्लासेस नहीं हैं, और ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन से लाख गुना बेहतर होते हैं। आपको सारे वीडियो मिलते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती, रेनी डे, हॉलीडे, कोई डे नहीं होते इस तरह के। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी छुट्टी जब करना चाहें करें, जब पढ़ना चाहें पढ़ें। सारे वीडियो एक साथ दे दिए जाते हैं, फ़ीस एक साथ ले ली जाती है, पार्ट में भी पेमेंट की सुविधा है, सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। 9 तरह के बैचेज़ हैं, जानकारी आप कर सकते हैं, और हर बजट के लायक बैचेज़ हैं। फ़ीस जल्दी ही बढ़ने वाली है, इसलिए शीघ्रातिशीघ्र आप एडमिशन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गवर्नमेंट मशीनरी, मशीन जैसे चलती है तो उसमें भावनाएं नहीं होती हैं। इसी तरह सरकारी मशीनरी यानी सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेसी जब काम करती है तो भावना के बिना काम करती है। हालांकि आजकल एम्पैथी, कंपैशन ये शब्द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स में भी डाले गए हैं। एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। बड़े ही कैलकुलेटेड शब्द हैं। जीएस फोर्थ पेपर के सिलेबस में भी आपको ये शब्द मिलेंगे। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड के अंतर्गत, एप्टीट्यूड यही होता है जो मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ्स एप्टीट्यूड नहीं होता है आईएएस पीसीएस के लिए। तो भावनात्मकता न कि भावनाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस न कि इमोशंस। न हमें बहुत अधिक भावुक होना है, इसीलिए भावुकता शब्द नहीं आया है, इमोशनैलिटी नहीं आया है, इमोशंस नहीं आया है, सिंपैथी शब्द नहीं आया है, एम्पैथी आया है, कंपैशन आया है। यानी हम ये रियलाइज़ करें कि किसकी मदद करना है और मदद कैसे करना है, बंधे बंधाए नियमों के अंतर्गत। ये न्यूज़ सरासर आपको, मैं क्या कहूँ, जो कहूँगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये न्यूज़ एक गलत परंपरा है। लाउड स्पीकर की जांच करने गए पुलिस वाले, पार्क में हो रही थी शादी, वहाँ पर उन्होंने दहेज जुटाया लड़की के लिए और शादी करवाई। सोफ़ा खरीदा, टीवी खरीदा, न्यूज़ में ये बताया गया। टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। किस मद में से खरीदा, किस बजट में से खरीदा? सैलरी से खरीदा तो क्या इतनी सैलरी मिलती है कि एक पुलिस वाला जो है वो सैलरी से इतने सब आइटम खरीद सके? अगर चंदा किया तो चंदा करना गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स में मना है। आप चंदा नहीं जुटा सकते किसी भी सामाजिक कार्य के लिए, या किसी भी कार्य के लिए आप चंदा नहीं कर सकते। ये काम आपका नहीं है, ये एनजीओज का काम है, स्वायत्त से सेवी संस्थाओं का कार्य है, आपका कार्य नहीं है। शादी हो रही थी, आप आशीर्वाद दे के चले आते, सारे लोग मिलकर शुभकामना देते, यहाँ तक ठीक है। इससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स का क्लियर कट उल्लंघन है। वैसे प्रैक्टिकली जो होता है, मैं सरकार में इतने साल रहा हूँ, ट्रेजरी ऑफिसर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर रहा, रिकवरी ऑफिसर रहा, एनफोर्समेंट ऑफिसर रहा, लॉ ऑफिसर रहा, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रहा, स्पेशल टास्क फोर्स में रहा, और चेक पोस्ट कमिश्नर रहा। तमाम सारे पदों पर मैं रहा। मुझे व्यापारी बताते रहे बराबर कि जब कभी प्रशासन कोई ऐसे कार्य करता है जो कि बेनेवोलेंट कार्य होते हैं, यानी परोपकार के कार्य होते हैं, तो उनका खर्चा व्यापारियों पर ही डाल दिया जाता है। व्यापारियों ने ही मुझे बताया
एक बार मीटिंग हो रही थी तो मैंने कहा कि बोले कि सर हम कल रखना चाहते थे मीटिंग, आपने आज के लिए क्यों कहा, यानी आने वाले कल। मैंने कहा आने वाले कल तो एक सोल्जर बोर्ड की मीटिंग है और वहाँ पर सोल्जर बोर्ड वालों को कुछ जानकारी वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में बतानी है, वीएटी के बारे में, उनकी कैंटीन वगैरह के बारे में जानकारी देनी है। तो जिला प्रशासन ने मीटिंग बुलाई है तो मुझे भी बुलाया गया है। अच्छा, बोले हाँ साहब वो तो हमें पता है। हमने कहा आपको कैसे पता? बोले सर उस मीटिंग का खर्चा 20,000 रुपये हमारे ऊपर डाला गया है। एक ज़माने पुरानी बात होगी जब 20,000 का मतलब आजकल के कम से कम 50, 60, 70 हज़ार तो है ही है। तो व्यापारियों ने कहा, एक बार अलीगढ़ में पोस्टेड था तो मैं बड़ा प्रसन्न था कि एक डिपार्टमेंट जो है वो चाइल्ड लेबर को मुक्त कराने का अभियान चला रहा था और मैं उसमें बिक्री करके असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से सम्मिलित था और मैंने बहुत सारे चाइल्ड लेबर्स की जानकारी दी थी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में उनको ले गया था, लेबर ऑफिसर्स को। चाइल्ड लेबर बहुत से मुक्त कराए गए थे, अखबारों में तमाम समाचार आए थे। फिर एक समारोह हुआ था जिसमें उन लोगों ने खूब वाहवाही लूटी थी। समारोह में शील्ड वगैरह प्रदान की गई थी, पुरस्कार प्रदान किए गए थे वगैरह वगैरह। तो मुझे मेरे ही सेक्टर के कुछ व्यापारियों ने बताया कि सर इसका समारोह का पूरा खर्चा व्यापारी भाइयों को ही उठाना पड़ा है। तो सरकार में कई बार ऐसे काम होते हैं और कोई उफ भी नहीं करता। व्यापारी तो व्यापारी है। व्यापारी के लिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ कस्बे में एक कहावत थी कि बनिया वो जो गम खाए। गम खाए का मतलब ये है कि जो सहन करे, यानी सरकार की ज्यादतियों को जो सहन कर ले वही बनिया है। बनिया यानी व्यापारी। तो व्यापारी तो तमाम सारे अपने ऊपर लगाए गए अर्थदंड जायज़ नाजायज़ भी सह लेता है और इस तरह की जो वसूलियाँ होती हैं वो भी सह लेता है। मेरे विभाग ने एक बार फ्री शिविर लगाया रजिस्ट्रेशन देने का। मैं पूछता ही रह गया ये किस मद में खर्चा आएगा, टेंट का खर्चा, फलाना खर्चा, ये बिल किस ऑफिस में देना है। व्यापारियों ने कहा साहब हो गया, हम लोगों ने कर लिया। बिना कहे उन लोगों ने टेंट का खर्चा, ठंडे पानी का खर्चा, शरबत पिलाया गया था उसका खर्चा और कुर्सियों का, टेंट हाउस का खर्चा, ये सब खर्चा व्यापारियों ने बिना कहे उठा लिया और शिकायत भी नहीं की, उफ भी नहीं किया। मुझे बुरा लगा। मैंने विभाग में पूछा, एक बार प्रश्न किया मीटिंग में कि क्या ये खर्चा हम लोगों को नहीं उठाना चाहिए था। मैं हर काम ईमानदारी से करना पसंद करता रहा हूँ और इसीलिए संभवतः मैं डिपार्टमेंट में ज़्यादा रह नहीं पाया। वीआरएस 15 साल पहले ही ले लिया रिटायरमेंट के, 2001 में। 2015 मेरा रिटायरमेंट था, इसीलिए क्योंकि मुझे रीति रिवाजें रास नहीं आती हैं। तो मुझे हंसने लगे सभी लोग, बोले कि ये सब खर्चे तो जनता स्वेच्छा से उठाती है, हमारे पास कोई मद नहीं है। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर भी था मैं, तो मैं जानता था कोई मद ऐसी नहीं है आइटम जिसके अंदर इस तरह के खर्चों को किया जा सके और हमारा बिल पास हो जाए। और अगर बिल पास भी हो जाएगा तो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगेगा कि आपने ये तो स्वीकृत नहीं है, ये टेंट लगवाने का खर्चा और फलाना। विभाग ये नहीं सोचता। बेलनगंज में, आगरा में एक जगह है गधापाड़ा, वहाँ चेक पोस्ट लगवाएगी तो उसके जो टेंटों का खर्चा है कोई व्यापारी उठाने को तैयार नहीं था, क्योंकि चेक पोस्ट तो उनके विरुद्ध होती है। तो सबने मना कर दिया कि टेंट का खर्चा कोई व्यापारी नहीं उठाएगा। हम लोग धूप में लकड़ी के कुन्नों पर बैठे रहते थे चेक पोस्ट में, कड़ी धूप में। माल गोदाम वाले हमारी सहायता नहीं करते थे क्योंकि हमारी वजह से रेलवे के रेवेन्यू का नुकसान होता था। माल गोदाम में जो लोग ट्रेन से माल बुक कराते थे तो सेल्स टैक्स वाले जब सामने ही बैठे हैं, जांच कर रहे हैं, तो क्यों बुक कराएंगे, ट्रक से बुक कराएंगे। ट्रक से संभावना कम है जांच होने की, क्योंकि मोबाइल स्क्वाड जब जांच करेगी तभी करेगी। लेकिन रेलवे से तो उतरते ही हम बैठे हैं यमदूतों की तरह, तो रेलवे वाले हमसे वैसे नाराज़ थे। आखिरकार एक प्याऊ चलती थी वहाँ किसी सेठ की, प्याऊ जानते हैं, पानी पिलाने वाली। उन सेठ को हम लोगों पर दया आ गई और उन्होंने एक तंबू जो है हम लोगों को मुहैया करा दिया बेलनगंज गधापाड़ा चेक पोस्ट के लिए। उस तंबू में हम लोग लकड़ी के कुंदों पर बैठते थे और उस तंबू के ठीक बाहर सार्वजनिक शौचालय था
जहाँ लोग पेशाब करते थे और वो पेशाब बहकर हमारे तंबू के सामने से गंगा जमुना की तरह दो धाराओं में बँटकर बहता था और उसके बीच के डेल्टा में हमारा तंबू था। दोनों तरफ से गंगा यमुना बह रही थीं। हालांकि गंगा यमुना से उपमा देना सही नहीं लगता मुझे, लेकिन नदियाँ कह लीजिए, लेकिन पेशाब की धाराएं बह रही थीं। उस बदबू में हम लोगों ने 7 महीने काटे। विभाग ने हमें 1 पैसा बजट का नहीं दिया कि हम लोग कोई ढंग का लकड़ी का पोर्टा केबिन लगवा सकें या कुछ भी करवा सकें। था ही नहीं बजट। बस चेक पोस्ट आप लगाइए, आदेश का अनुपालन किया जाए। अगर आप नहीं करते हैं, इसी वजहों से तो विभाग छोड़ा मैंने। विभाग बहुत ही मशीनरी है। मशीन चलती है तो भावनाएं नहीं होती हैं। न भावनाएं जनता के प्रति, न भावनाएं अपने अधिकारियों के प्रति, न भावनाएं एक सामान्य से लॉजिक के प्रति, कोई भावनाएं नहीं होती हैं। इसीलिए सरकारी मशीनरी कहलाती है। उस बेलंगन गधापाड़ा में मैं पोस्टेड रहा हूँ और मैं एक गज़टेड ऑफिसर होने के नाते ये तस्दीक करता हूँ, ये शपथ पर बयान बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों को कितना परेशान किया गया सरकार की तरफ से, जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे में अगर सरकार के अधिकारी किसी लड़की की शादी में अगर फ्रिज और कूलर खरीद के अगर देते हैं तो प्रश्न चिन्ह स्वभावतः लगता है, और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट। ज़रूरत क्या थी? ये उपहार देने की ज़रूरत क्या थी? ऐसे तो जाने कितने गरीब अनाथ बच्चे पड़े हुए हैं, उनको अगर जो है 5-5 हज़ार रुपया ही दे दिया जाए तो बहुत, बजाय एक ही शादी में फ्रिज, कूलर, टीवी देने के। न्यूज़ यही कह रही है कि ये सब दिया गया। गले नहीं उतरती बात। तभी मैंने पोस्ट पर कमेंट किया कि उन व्यापारियों से जिनसे ये फ्रिज, टीवी, कूलर खरीदे गए हैं, पेमेंट कर दिया गया हो, मेरी यही कामना है। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पेमेंट ही ना किया गया हो। इस पर किसी ने कमेंट किया कि इतना नेगेटिव से ज़्यादा मत सोचा करिए। बेटा बेटा इसलिए कह रहा हूँ, 67 साल का हूँ। जिन्होंने कमेंट किया उनकी उम्र ही क्या है? आपसे अनुभव बहुत ज़्यादा है और सरकारी अफसर रहा हूँ, जो कि आप नहीं रहे हैं। छात्र संघ बना लेना, छात्र संघ में नारेबाजी करना या इधर उधर घूमना या किसी भी अपने से बड़ों की कथन पर नेगेटिव कमेंट स्वयं करना या उनको जो है दौड़ा लेना कमेंट करके, हालांकि शब्द भाषा में कमेंट किया गया है, लेकिन फिर भी डिफ़र करना ये यंग जनरेशन की फितरत में है, बिना ये सोचे कि हम आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं और जो कहते हैं वो पूर्णतया सत्य बोलते हैं। एक गज़टेड ऑफिसर जो बोलता है वो अदालत में दायर किए गए शपथ पत्र के बराबर होता है। मेरे ख्याल से इन बंधुओं को ये जानकारी नहीं है। ये जानकारी नहीं है कि गज़टेड ऑफिसर जो बोलता है, जो कहता है, वो उसके समकक्ष होता है जैसे अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया गया हो। तो मैं जो बोलता हूँ, कम से कम वो अपनी गरिमा का ख्याल रख के बोलता हूँ। ये गलत है। अगर इस तरह किसी शादी में कोई पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर, कोई सरकारी तौर पर तो कोई उपहार देने का प्रावधान किसी बजट में है नहीं। मैं ट्रेजरी अफसर रहा हूँ, ऑडिट ऑफिसर होता है ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर होता है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कोई मध्य सरकार का आइटम ऐसा नहीं है, लाइन आइटम जिसे कहते हैं, कोई आइटम ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत शादियों में दहेज दिया जा सके, और दहेज प्रथा को बढ़ावा देना भी है। तो जब कोई भी आइटम ऐसा नहीं है तो किस नाते उन्होंने खर्चा किया? ऑडिट ऑब्जेक्शन आए अगर वो सरकारी पैसे से उन्होंने किया, और प्राइवेट किया तो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल का उल्लंघन है, नियम 9C का उल्लंघन है, और इसके अलावा 11D का भी उल्लंघन है, इसके अलावा 3A का भी उल्लंघन है, और तमाम सारे उल्लंघन हैं। इतने उल्लंघन उन्होंने किए। नहीं कर सकते भाई। आप लाख दयालु बने रहें, दया का सागर हिलोरे लेता रहे, तो घर जाइए और घर बैठिए। आप वर्दी में, सरकारी हैसियत में, कैमरे के सामने ये नहीं कर सकते। और मीडिया से कांटेक्ट तो सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल का क्लियर उल्लंघन है। मीडिया से कांटेक्ट, वीडियो बनाना और वायरल करना, ये तो अपने आप में एक गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल का उल्लंघन है। इतनी बातें हैं, इन बातों पर सस्पेंशन तक हो सकता है। ये सरकार है, ये सरकारी मशीनरी है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सरकारी अधिकारी खूंटे से बंधी हुई गाय है, जितनी रस्सी है उतनी ही घास चर सकती है वो गाय। यानी जितने नियम हैं
उतने नियमों के अंतर्गत ही आप कार्य कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कार्य आप नहीं कर सकते, ना आपसे अपेक्षित है, ना आप करेंगे। इतनी बड़ी संस्था प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, इनमें एक अधिकारी होता था, दोनों के बीच में एक ही अधिकारी कॉमन होता था, वो अब भी होता है नीति आयोग में, जिसका नाम होता था मेंबर सेक्रेटरी। उसके नियमों में साफ लिखा हुआ था कि वो मीटिंग्स में बैठेगा लेकिन अपनी राय नहीं देगा, उससे राय न तो देनी चाहिए, न राय मांगी जाएगी और न राय देना अपेक्षित है। सरकारी अधिकारी एक मशीनरी के अंतर्गत कार्य करता है। ऐसे दहेज देने लगे, गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स में क्लियर लिखा है, ऐसे विवाह में सम्मिलित नहीं होंगे जहां दहेज लिया या दिया जा रहा हो, स्पष्ट लिखा हुआ है। हो ही नहीं सकते। कमेंट तो कोई भी उठा कर देता है बिना ये जाने कि अगला कौन है या अगले की गरिमा क्या है या उसकी हैसियत क्या है। कमेंट तो कोई भी कर देता है कि आप तो नेगेटिव से ऊपर सोच रहे हैं। नेगेटिव से ऊपर क्या सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। दुनिया देखिए, 23 साल सरकारी अधिकारी रहा हूँ, झक नहीं मारी है। दुनिया देखिए, और सरकार का चरित्र भी जानता हूँ बहुत अच्छे प्रकार से। व्यापारी ही बताते रहे हैं कि इस तरह के जितने कार्य, सामाजिक कार्य होते हैं, इनका खर्चा व्यापारियों को ही उठाना पड़ता है। क्या ये उचित है? अपने दिल से पूछिए, क्या ये उचित है? वाहवाही आपकी और जेब पे वजन किसी और पे पड़ रहा है, क्या ये उचित है? नहीं है, नहीं है, नहीं है।